गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हैं आप लोग। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं बेटा जी। टॉपिक है अपना बेटा जी यहाँ पे जूलॉजी का चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं। चैप्टर का नाम बेटा जी यहाँ पे रिप्रोडक्टिव हेल्थ। क्यों शुरू कर रहे हैं, क्या इंटेंशन है, उसको जरा हम बातें कर लेते हैं। आप लोगों को मैं फॉरवर्ड कर रहा हूँ जुनेद आलम सर की वीडियो, कोचिंग के टीचर है, एंड उनकी वीडियो देख के आपने जो नोट्स बना के मेरे पास फोटो भेजी हैं वो बहुत अच्छी हैं और आप अच्छे नोट्स बना रहे हो वीडियो को देख के। कहीं कोई कमी वाली चीज नहीं है कि भाई मैं उस कमी की वजह से यहाँ पे आऊँ, बट कुछ बच्चों ने कुछ डाउट्स को पुट किया है कि सर ये डाउट है। एंड आप लोगों ने थर्ड चैप्टर नहीं पढ़ा है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन आप लोगों ने नहीं पढ़ा, तो कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन को हम जब समझते हैं तो वो यहाँ आके यूज होते हैं। अब आपने नहीं पढ़ा, मुझे पता है कि वो आपने नहीं पढ़ा है, तो जो भी प्रॉब्लम्स आपको वहां उसके रिलेटेड आ रही है वो सब प्रॉब्लम मैं आपके यहाँ पे अपने लेक्चर्स में कवर करूंगा। दूसरी बात, आप लोगों को दोबारा कोई नए नोट्स नहीं बनाने हैं। ऐसा नहीं कि भाई वो आलम से ने पढ़ा था मैं पढ़ाऊंगा तो अलग से कुछ नोट्स बन गए, नहीं मेरे भाई, नोट्स वही रहेंगे जो आपने बना रखे हैं बेटा जी। बस ये जो लेक्चर है इट इज जस्ट फॉर ए रिवीजन, आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा और जो कुछ वर्ड्स आपको समझ में नहीं आ रहे, जो आपके डाउट्स में आ रहे हैं, वो वर्ड भी आपके क्या हो जाएंगे बेटा जी, यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। एक छोटा सा इंटेंशन है, आप लोगों को लगातार जुनेद सर की वीडियो देखते रहिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा, मेरा वीडियो यूज कर लीजिएगा। उसके बाद में जैसे सर के आप 2 वीडियो देख चुके हो, अब मैं दे रहा हूँ वीडियो, तो ये आपके एक रिवीजन करा देगा कि ये सामने वो वीडियो में देखा था, कुछ भी उसमें कुछ डाउट्स वगैरह थे वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, एक रिवीजन होता रहेगा साथ साथ में, एंड आप अच्छी तरीके से तैयार हो जाओगे टेस्ट के लिए। चलिए बेटा जी यहाँ पे चलिए अपना टॉपिक शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम बेटा जी यहाँ पे रिप्रोडक्टिव हेल्थ, चैप्टर नंबर 4 है, जूलॉजी का चैप्टर है बेटा जी। तो चलिए हम पहले टॉपिक का नाम लिख देते हैं बेटा जी आज का यहाँ पे। बेटा टॉपिक का नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब इस वर्ड को समझने के लिए हम कुछ बातें करते हैं आपसे पीछे की। आप लोगों को अभी तक हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन नहीं पढ़ाया है, बट कोई बड़ी बात नहीं है, हम एक बार 10th क्लास की कुछ बातें रिकॉल करवाते हैं आप लोगों को। आपने बेटा जी 10th क्लास में पढ़ा था रिप्रोडक्शन इन द ऑर्गेनिज्म नाम का चैप्टर, वहां पे आपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन भी पढ़ा था बेटा जी। तो आपने उस चैप्टर में क्या पढ़ा था वो जरा एक बात को समझ के देखिएगा। क्या पढ़ा था बेटा जी आपने यहाँ पे कि सर हमने बातें की थी वहां पे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के चैप्टर में, 10th क्लास की बात कर रहा हूं, 11th की 12th की कोई बात नहीं, सिर्फ 10th की बात की भी आपको सोचिएगा। आपने बेटा वहां पे पढ़ा था सबसे पहले रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। आपने उसमें बेटा जी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ा था, आप लोगों ने पढ़ा था बेटा जी फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के बारे में। 10th क्लास में डायग्राम भी आप लोगों ने पढ़े और पूरा डिटेल में पढ़े बेटा जी आप लोगों ने, मेल एज वेल एज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का आप लोगों ने पढ़ा। फिर आप लोगों ने ये जाना था कि गैमीट फॉर्मेशन कैसे होता है। फिर आपने वहां ये जाना था मेल के अंदर जो गैमीट बनता है उसका नाम होता है स्पर्म, और फीमेल में जो गैमीट बनता है उसका नाम होता है बेटा जी आपका ओवम। फिर आपने जाना था दोनों गैमेट जो होते हैं आपस में फ्यूज होते हैं और प्रोसेस जो होता है वो कहलाता है बेटा जी फर्टिलाइजेशन, या हम प्रोसेस को बोलते हैं बेटा जी यहाँ पे सिनगेमी। ठीक, कहां पे होता है आपने ये सुना है बेटा जी, पढ़ा है, मेल अपने स्पर्म को फीमेल की बॉडी में इंसर्ट करता है और मेल का गैमेट जाके फीमेल गैमेट से फ्यूज होता है विद इन द फर्टिलाइजेशन ट्यूब, दैट इज ओविडक्ट में जाके फ्यूजन होता है। चलिएगा, फिर आपने ये पढ़ा है सिर्फ फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये जो जाइगोट होता है वो डिवाइड करना शुरू करता है और वही गिव राइज करता है बेटा जी यहाँ पे एम्ब्रियो की, और जो भी वहां पर स्ट्रक्चर बनता है वो फीमेल के यूट्रस में इंप्लांट हो जाता है। अब इस वर्ड का क्या मतलब है, आपने ये कहा कि सर हमने 11th क्लास में पढ़ा है कि एनिमल किंगडम में मैमल वो ग्रुप है जहां वो बच्चों को जन्म देते हैं और मदर जो होती है वो अपने बच्चे को मिल्क फीड कराती है। तो वहां पे एक वर्ड आप लोगों ने पढ़ा है कि बच्चा मां के यूट्रस में इंप्लांट होता है, जिस कनेक्शन के थ्रू बच्चा मां के साथ कनेक्ट होता है उस कनेक्शन का नाम होता है बेटा जी प्लेसेंटा। और आपने ये भी पढ़ा है प्लेसेंटा ही वो स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू मदर में और फीटस में एक्सचेंज ऑफ द मटेरियल होता है, मतलब बच्चा अपना जो भी वेस्ट है वो मदर को भैया जी देता है थ्रू द प्लेसेंटा, और न्यूट्रिएंट्स वगैरह गैसेस वगैरह लेने का काम कहां से करता है, मदर के ब्लड से करता है। जो भी एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है किसके थ्रू होता है, थ्रू द प्लेसेंटा होता है। ये सब बातें आपने पढ़ी है।
10th क्लास में हमने पढ़ा कैसे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर मेल का कैसा, फीमेल का कैसे, कैसे गैमीट बनते हैं, स्पर्म कैसे बनता है, ओवम कैसे बनता है, ये सब बातें, स्पर्म ओवम होते क्या है, ये बातें जानी है बेटा जी आप लोगों ने। फर्टिलाइजेशन होता है, होने की जगह का आपने नाम बोला है यहाँ पे कि इन द एम्फुलर रीजन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब में ये सारा काम होता है, ये सब बातें आपने पढ़ी है। अब ये चैप्टर क्या बातें करता है उसके बारे में बातें करते हैं। यहां देखिएगा वर्ड का मतलब क्या है बेटा जी, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो अगर मैं सिंपल सी भाषा में कहूं तो रिप्रोडक्टिव वर्ड का मतलब होता है हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विद नॉर्मल फंक्शन। वर्ड को समझ के देखो, मैंने कहा रिप्रोडक्टिव हेल्थ मतलब मैं यहां बात कर रहा हूं रिगार्डिंग टू द रिप्रोडक्शन, रिगार्डिंग टू द रिप्रोडक्शन, और मैंने बोला हेल्दी, तो मैंने कहा इसका मतलब एक ही बेटा जी यहां पे हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो विद द नॉर्मल फंक्शन, मतलब मेल और फीमेल के जो भी ऑर्गन्स हैं वो हेल्दी हैं, उनमें प्रॉपर फंक्शन हो रहा है, मतलब वहां गैमेट्स वगैरह प्रॉपरली बन रहे, शेप साइज नंबर सब मेंटेन है, वहां पे प्रॉपरली फीमेल का यूट्रस अपने आप को डेवलप कर चुका है और वहां पे बच्चा अपने आप को बेटा जी इंप्लांट कर रहा है और 9 मंथ तक वहां बच्चा फुल्ली अपने आप को डेवलप करता है, मतलब एक प्रॉपर काम हो रहा है इन हर एस्पेक्ट में, सारे फंक्शन एक नॉर्मल प्रोसेस से होने लग रहे हैं यहाँ पे, और वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो वेलबींग है और साथ में उनका फंक्शन भी कैसा है यहाँ पे नॉर्मल और हेल्दी चल रहा है। तो मैं कहूंगा इस वर्ड को हमने डिफाइन किया कि वो क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो मैंने पहला वर्ड बोला रिप्रोडक्टिव हेल्थ मींस, रिप्रोडक्टिव हेल्थ मींस हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विद नॉर्मल फंक्शनिंग, ये एक सिंपल डेफिनेशन समझ में आ गई आप लोगों को। अब आपका अगला वर्ड बेटा, एक ऑर्गेनाइजेशन है बेटा जिसका नाम होता है WHO। बेटा एक ऑर्गेनाइजेशन उसका नाम होता है WHO। फुल फॉर्म क्या होती है बेटा जी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या नाम होता है बेटा जी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसने क्या कहा कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है इसका एक बहुत ही बड़ा प्रोस्पेक्टिव है, ये तो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे काम करता है, मतलब सिर्फ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का हेल्दी होना विद नॉर्मल फंक्शन, यही एक स्मॉल रेंज की बातें नहीं करेगा यहाँ पे, ये वर्ड तो एक बहुत ही बड़ा वर्ड, और उसने इसके डेफिनेशन को थोड़ा चेंज कर दिया और वहां पे कुछ नए वर्ड्स डाले उसने। क्या डाला उसने यहाँ पे, उसने रिप्रोडक्टिव हेल्थ मींस टोटल well-being in all aspect of reproduction। जरा वर्ड को समझिएगा, उसने कहा रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब है, किसने कहा बेटा, WHO ने कहा कि ये जो आपने डेफिनेशन लिखी है तो बहुत ही स्मॉल चीजों को कवर कर रही है, सिर्फ हम फंक्शन की और ऑर्गन्स के स्ट्रक्चर की बातें नहीं करेंगे यहाँ पे, हम तो यहाँ पे बहुत ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम की बात करेंगे। क्या स्पेक्ट्रम, तो उसने कहा यहां पे उसने डेफिनेशन चेंज करके बोला रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मींस टोटल वेलबीइंग इन ऑल द एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज, इसमें क्या क्या चीजें आएंगी, सबसे पहला वर्ड आएगा बेटा जी यहाँ पे आपका फिजिकल, मतलब फिजिकली जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है दे आर वेलबीइंग, वो स्ट्रक्चर वाइज उनका जो प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए वो एकदम वेलबीइंग है। चलिएगा दूसरा उसने कहा सोशल, उसने कहा बिहेवियरल, और उसने कहा बेटा जी यहां पे इमोशनल। उसने कहा जो भी हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एस्पेक्ट है, क्या क्या बेटा जी यहां पे, फिजिकल, सोशल, बिहेवियरल एंड फंक्शनल, इन हर एस्पेक्ट में अगर कोई इंसान वेलबीइंग है तो उस कंडीशन को मैं क्या कहूंगा, वो सोसाइटी क्या है बेटा रिप्रोडक्टिव हेल्दी है। जैसे मैं आपसे कहूं एक रेपिस्ट जो रेप कर रहा है, क्या वो रिप्रोडक्टिव हेल्दी है, क्या वो रिप्रोडक्टिव हेल्दी है, क्या सोशली और उसका जो बिहेवियर है, उसके जो इमोशंस है, क्या वो हर चीज सही है उसकी यहाँ पे, क्या रिप्रोडक्शन के एस्पेक्ट में जो बातें कर रहा है, वो जो काम हो रहा है वहां पे, क्या वो सही है, नहीं है। तो हमने कहा यहाँ पे
एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ एक छोटा वर्ड नहीं है बेटा, ये तो बहुत ही बड़ा वर्ड है, इसका बहुत ही बड़ा प्रोस्पेक्ट है, ये तो बहुत सारी चीजों को कवर करता है। किसको इसने कहा? ये सारे के सारे जो भी रिप्रोडक्शन के एक्सपेक्ट, ये हर चीज को कवर करता है। किन किन को बेटा जी? ये कवर करता है फिजिकल, सोशल, बिहेवियरल एंड इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ द रिप्रोडक्शन, सबको क्या करता है बेटा जी यहाँ पे कवर करता है। मैं कहूंगा अब ये जो डेफिनेशन है ये है एक वैलिड डेफिनेशन दैट इज गिवन बाय द WHO, दैट इज गिवन बाय द WHO। तो आप डेफिनेशन क्या लिखोगे? अकॉर्डिंग टू WHO reproductive health means total well-being in all the aspect of the reproduction, that is physical, social, emotional and behavioral aspect। इन सब एस्पेक्ट में वेलबींग होना क्या है बेटा जी यहाँ पे? रिप्रोडक्टिव हेल्थ है। आई होप आपको वर्ड समझ में आ गया होगा। अब आज की हमारी जो सोसाइटी है उसको हम अगर देखें तो हम ये कहते हैं वो रिप्रोडक्टिव हेल्थी नहीं है, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो फेस हो रही है यहाँ पे, या जिसकी वजह से हमारी हेल्थी का सोशल इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं या कुछ बिहेवियर चेंज हो रहा है, मतलब कुछ भी आपके कुछ यहाँ इश्यूज हैं, कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे जिनके बारे में बात करनी पड़ेगी। चलिएगा वो क्या क्या प्रॉब्लम्स हम उनकी बात करेंगे यहाँ पे, और उन प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या स्ट्रेटजीज का यूज किया है हम उसकी बातें करेंगे, और उनके बाद क्या कंक्लूजन निकला, क्या उसका रिजल्ट निकला, हम उसकी बात करेंगे बेटा जी। हम 3 बातें करेंगे आज के लेक्चर में। व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द रिप्रोडक्टिव हेल्थ सोसाइटी एंड व्हाट आर द डिफरेंट स्ट्रेटजीज जो हमने यूज की है, एंड व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दैट स्ट्रेटजीज, उनका रिजल्ट क्या निकला, क्या आज क्या हालात हैं, हम उनकी बात करेंगे बेटा जी। शुरू करें टॉपिक को यहाँ पे देखेंगे बेटा। सबसे पहला टॉपिक आता है बेटा जी यहाँ पे प्रॉब्लम। तो आप अपनी नोटबुक में हेडिंग डाल के लिखते हो प्रॉब्लम्स क्या क्या है, या पेपर में क्वेश्चन आता है व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेके क्या क्या प्रॉब्लम्स। तो मैं कहूंगा सबसे पहली प्रॉब्लम आती है बेटा जी यहाँ पे, सबसे पहली प्रॉब्लम ओवर पॉपुलेशन। ये एक सोशल प्रॉब्लम है, नंबर बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है यहाँ पे। अब आप कहोगे सर ये ओवर पॉपुलेशन वर्ड को और अच्छा कोई वर्ड में डिफाइन हम करें, तो मैं कहूंगा इसको डिफाइन करने के लिए एक वर्ड आता है बेटा जी यहाँ पर। वर्ड क्या आता है यहाँ पे आपका? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। आप इस वर्ड से रिलेट कीजिएगा, ये टॉपिक हम आगे फिर पढ़ेंगे, बट फिलहाल आप इस वर्ड को समझ कर देखो। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, आपने वर्ड को तोड़ दो। पॉपुलेशन क्या है बेटा जी? ग्रुप ऑफ द इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज दैट आर लिविंग इन ए पर्टिकुलर एरिया। आपने कहा ग्रुप ऑफ द इंडिविजुअल ऑफ ए पर्टिकुलर स्पीशीज लिविंग इन ए पर्टिकुलर एरिया इज नोन एज पॉपुलेशन। जैसे कि आपने कहा रेवाड़ी में कितने ह्यूमन बींग्स है, मतलब एक स्पीशीज की बात की, और रेवाड़ी में कितने लोग रहते हैं, वो रेवाड़ी की क्या है बेटा जहां पे पॉपुलेशन। आपने कहा इंडिया में कितने ह्यूमन बींग्स है, वो उनकी पूरी पॉपुलेशन है बेटा जी। गेटिंग माय पॉइंट? एक ही स्पीशीज के मेंबर की बात करें बेटा जी। अगला वर्ड मैंने बोला बेटा जी एक्सप्लोजन, मतलब धमाका। इस वर्ड का मतलब क्या है बेटा जी? द रैपिड इंक्रीज इन द पॉपुलेशन इन ए शॉर्ट टाइम पीरियड। थोड़े समय में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन का बढ़ जाना क्या कहलाएगा यहाँ पे? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। क्या वर्ड बोला बेटा मैंने यहाँ पे? रैपिड इंक्रीज इन द साइज ऑफ द पॉपुलेशन विद इन ए लिमिटेड और ए शॉर्ट पीरियड टाइम। विद इन ए लिमिटेड और ए शॉर्ट पीरियड टाइम में बहुत ज्यादा बढ़ जाना क्या है बेटा? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। इस बात को मैं प्रूव करने के लिए कुछ डाटा दूंगा आपको यहाँ। इस बात को प्रूव करने के लिए मैं कुछ डाटा आपको देता हूं, जिससे बात प्रूव हो जाएगी यस ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है। देखिएगा हम बातें करते हैं बेटा जी 1900 की। पूरे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन थी बेटा जी वो थी 2 बिलियन। मैं पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूं। हमने जब 1900 में पॉपुलेशन काउंट की तो कितने थी बेटा जी यहाँ पे? 2 बिलियन, जो मात्र बेटा जी 100 सालों में, मतलब यहां पे जो ड्यूरेशन वो कितना है बेटा जी? मात्र आपका यहाँ पे 100 इयर्स का। हाँ जी सही है। आपने कहा ये बढ़ के कितनी होगी बेटा जी आपके यहाँ पे? 6 बिलियन। देखिएगा 2 से बढ़ के 6 बिलियन होगी, मतलब 3 गुना बढ़ गई मेरे भाई। यहाँ पे कितनी बढ़ गई? यहाँ पे 3 टाइम्स आपकी पॉपुलेशन क्या होगी? इंक्रीज होगी। ये तो है बेटा जी वर्ल्ड वाइड की बात। अब करते थे जरा इंडिया की बात। इन 1947 में जब इंडिया आजाद हुआ, इंडिपेंडेंस हुआ इंडिया का, तो उस टाइम पे पूरे इंडिया की पॉपुलेशन अप्रोक्स थी बेटा जी यहाँ पे 350 मिलियन। एंड 2000 में यही बढ़ के कितनी हो गई बेटा जी आपकी? 1 बिलियन। मात्र 50 साल में, मात्र बेटा जी
50 ईयर्स में 50 साल में देखेगा 350 मिलियन से कितनी होगी 1 बिलियन होगी। मतलब हर एक चौथा एक इंसान जो था वो इंडियन था। टोटल वर्ल्ड की कितनी है 6 बिलियन और इंडिया की कितनी है बेटा 1 बिलियन। बहुत ही रैपिड इंक्रीज हुआ, 100 साल में डबल। अगर इंडिया ने देखो 350 से कहां पहुंच गया 1 बिलियन में पहुंच गया। आज की अगर आप बात करते हो यानी कि 2020 में मतलब मात्र 20 साल में हमारी पॉपुलेशन हो चुकी है अप्रोक्स 1.33 बिलियन, मतलब 0.33 और इंक्रीज हो चुका है मात्र 20 साल के अंदर बेटा जी। तो आपको एक बात समझ में आ रही होगी सर साइज बहुत जल्दी बढ़ रहा है, एक लिमिटेड टाइम में बहुत ज्यादा साइज बढ़ रहा है। ये साइज का बढ़ना क्या कहलाता है बेटा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ये वन ऑफ द प्रॉब्लम आज हमारी एक सोसाइटी फील करती है, ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। चलिए ये आपकी पहले आपने डाटा लिख दिए यहां। नाउ द पॉइंट आइज सर इस प्रॉब्लम के पीछे क्या प्रॉब्लम है, मतलब ये साइज अगर बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ा, इसका क्या रीजन है। तो इसका सबसे बड़ा रीजन क्या था, जो हमारी सोसाइटी भी एक प्रॉब्लम फील कर रही थी, वो प्रॉब्लम क्या थी बेटा जी यहां पे आपकी अर्ली मैरिज। अभी तो नहीं है, हमने इस पे थोड़ा कंट्रोल कर लिया, बट ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी हमारी सोसाइटी के अंदर। कौन सी प्रॉब्लम थी बेटा जी, अर्ली मैरिज। एक 10 साल के 12 साल के बच्चों की शादी हो जा रही थी। अब दो बातों को सोच कर देखो क्या बातें हो सकती है। अगर एक 15 इयर्स की कोई गर्ल है उसकी शादी हो गई, तो आपको पता है कि सर 10 to 12 इयर्स में एक फीमेल प्यूबर्टी को अटेंड कर लेती है, मतलब एट दैट टाइम उसकी बॉडी में गैमेट बनना शुरू हो चुका है, वो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हो चुकी है। इस टाइम पर अगर उसकी शादी हो गई एंड वो वहां पे प्रेग्नेंट हो जाती है, इन दैट कंडीशन दो बात होगी सर, या तो वो अभी इतनी फुली मैच्योर नहीं हुई है कि वो प्रॉपरली बच्चे की मतलब डेवलप हो सके उसकी बॉडी में, उसकी डेथ हो सकती है। बट अगर इसकी डेथ नहीं तो मैं कहूंगा ये बच्चे को बर्थ देगी। अब बच्चे को जो बर्थ देगी उसकी फिर दो बातें होगी, या तो सर बच्चा को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिला होगा और वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, या फिर क्या होगा सर वो सर्वाइव कर जाएगा, उसमें कोई डिफॉर्मिटीज हो सकती है, उसमें कुछ स्ट्रक्चर प्रॉपर्ली डेवलप ना हो, ये भी एक संभावना है। और अगर ये संभावना भी नहीं तो मैं कहूंगा वो बच्चा एक हेल्दी फॉर्म में अपनी जिंदगी को सर्वाइव करेगा। मैंने 3 कंडीशन बोली, दोबारा एक बार बात को समझिएगा। हमने कहा हमारी प्रॉब्लम थी अर्ली मैरिज। अब हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं, एक 15 साल की लड़की की अगर शादी हो जाती है और वो प्रेग्नेंट हो जाती है। अब जो प्रेग्नेंट हो गए तो दो बातें आएंगी। पहली बात, अभी उसकी बॉडी इतनी वेल डेवलप नहीं हुई है कि वो एक प्रॉपरली बच्चे की उसकी बॉडी में ग्रोथ हो सके, तो सर एक चांस है उसकी खुद की डेथ हो जाए। तो मैं कहूंगा यस एक डेथ हो सकती है, तो एक नई प्रॉब्लम निकल के आ गया, तो उसकी डेथ हो जाती है। तो वो क्या आगे डेथ बेटा जी यहाँ पे MMR, ये क्या है बेटा जी आपका यहाँ पे मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। मतलब माओ का मरने का जो दर है वो कैसा हो जाएगा, हाई हो जाएगा। ये इंक्रीज था सोसाइटी में। क्यों है, रीजन समझ में आ रहा है। सर अर्ली मैरिज हो रही थी, लड़की अगर एक छोटी उम्र में प्रेग्नेंट हो गई तो सर ये हो सकता है उसकी बॉडी फुली डेवलप नहीं हुई है और वो उस कंडीशन को ना झेल पाए, उसकी क्या हो जाए यहाँ पे डेथ हो जाए, तो एक नया इशू क्रिएट हो गया। ओके, आपने कहा नहीं सर उसने प्रॉपर्ली बर्थ दे दी एक बच्चे को, वो डेथ नहीं होती है। अब डेथ नहीं होती है तो क्या संभावना है, जो बच्चे को बर्थ देने वाली है उससे अगर अंदर प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिला होगा तो हो सकता है उस बच्चे की क्या हो जाए, डेथ हो जाए। तो मैं कहूंगा फिर एक कंडीशन हो जाती है यहाँ पे, और वो कंडीशन क्या हो जाती है बेटा जी आपके यहाँ पे IMR, मतलब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। वो भी कैसा होगा, हाई हो सकता है। मतलब बच्चा जो पैदा हो रहा है वो भैया जी मरा हुआ बच्चा पैदा हो, वो प्रॉपरली आते उसकी डेथ हो जाए, एक समय उसे प्रॉपर क्या ना मिला हो, न्यूट्रिशन ना मिला हो। सर नहीं, बच्चे का जन्म होता है, फिर दो बातें हो सकती है। जो बच्चा पैदा होता है उससे अगर अंदर प्रॉपरली न्यूट्रिशन नहीं मिला होगा तो डू यू थिंक कि उसकी प्रॉपर सारे स्ट्रक्चर वेलबींग होंगे, उसमें कुछ डिफेक्ट हो सकता है, कहोगे यस सर डिफेक्ट हो सकता है। मैं कहूंगा एक नई प्रॉब्लम और हो गई, वो क्या थी बेटा जी आपके यहाँ पे डिफॉर्मिटीज, मतलब डिफेक्ट इन द न्यूली बोर्न चाइल्ड। डिफेक्ट इन द न्यूली बोर्न चाइल्ड, एक बच्चे में डिफेक्ट के साथ बच्चा पैदा हो तो मैं कहूंगा वो क्या यहाँ पे डिफॉर्मिटीज है। संभावना है इस बात की होने की, नहीं सर बच्चा वेलबींग है, मैं कहूंगा चलो भाई बच्चा जिंदा रहेगा और रहेगा।
अब जरा सोच के देखो, एक फीमेल में मीनोपॉज आता है एट द एज ऑफ 45 to 50। मैंने वर्ड का यूज किया बेटा जी यहाँ पे आपका मीनोपॉज। ये क्या होता है, तो आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा, एक फीमेल में एक एज तक ही मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलती है या उसकी बॉडी में गैमेट फॉर्मेशन होता है, और एक एज के बाद उसमें परमानेंट स्टॉपेज हो जाता है गैमेट फॉर्मेशन का। हम उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा जी यहाँ पे, मेनोपॉज। तो मैंने कहा वो कब आता है, एट द एज ऑफ 45 to 50 ईयर्स में आता है। तो आपने कहा सर इस एज में अगर वो आ गया होगा, तो मतलब सोचो 15 साल की उम्र में उन्होंने अगर पहला बच्चा पैदा किया, तो मैं कहूंगा 50 ईयर्स तक अगर लोग अवेयर नहीं है अबाउट द बर्थ कंट्रोल मेथड, पीपल्स आर नॉट अवेयर अबाउट द बर्थ कंट्रोल मेथड, उन्हें बर्थ कंट्रोल के मेथड्स के बारे में अवेयर नहीं है। तो सोचिएगा अगर यहाँ पे रिपीटेड बर्थ हुई, तो आपको दिखाई देता होगा, आपने सुना होगा अपने आसपास में कि हमारे जो दादी या जो परदादी थी, उसके अगर हम एज ग्रुप को देखें तो उस टाइम पे एक ही परिवार में 5-5, 7-7 बच्चे होते थे। अब सोचिए कि एक परिवार में अगर 5-5, 7-7 बच्चे होंगे तो साइज तो क्या होगा, बहुत जल्दी बढ़ेगा, बहुत जल्दी बढ़ेगा, और वही क्या कहलाएगा, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होगा। तो इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या था बेटा जी, अर्ली मैरिज। और इस अर्ली मैरिज की वजह से एक नई कहानी पैदा होगी, क्या बेटा जी, हाई MMR। एक नई कहानी पैदा होगी, हाई IMR। एक और कहानी पैदा हो गई, डिफॉर्मिटीज। ये तीन रीजन, ये तीन कंडीशन के पीछे एक रीजन था अर्ली मैरिज, और अर्ली मैरिज रीजन था बेटा जी बिहाइंड द आवर पॉपुलेशन, बिहाइंड द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो ये सब हमारी सोसाइटी में प्रॉब्लम्स थी बेटा। ठीक है, और एक अच्छी प्रॉब्लम की बात करते हैं। क्या है वो प्रॉब्लम, STDs, या मैं एक और वर्ड बोलूं, RTI। जरा मैं यहां लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। मैंने वर्ड बोला बेटा जी STD, या मैंने वर्ड बोला RTI। इसकी फुल फॉर्म लिख देता हूं बेटा, रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन। और इसकी तो आपको पता ही होगा, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। अब जरा सोच के देखो, हम आज के टाइम की बात को समझ के देखते हैं। फीमेल्स के मंथली मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है, बट हम अगर अपने दादी परदादी वाले एरिया की बात करें, उस टाइम की बातें करें, देन देयर इज नो मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल, इतनी नहीं थी, लोग इतने अवेयर नहीं थे उन चीजों के बारे में। तो दे आर यूजिंग क्लॉथ, और उस टाइम पे ब्लीडिंग के फेज में वो प्रॉपर उनके पास में साइंटिफिक सैनिटरी पैड वगैरह नहीं थे, तो मतलब वो प्रॉपर हाइजेनिक कंडीशंस मेंटेन नहीं कर पा रहे थे। तो चांस ऑफ द डिजीज क्या था बेटा जी वहां पे आपका ज्यादा था। अब जरा सोच के देखिएगा, एक फीमेल को अगर कोई डिजीज हो गया, उसके रिप्रोडक्टिव ट्रैक में अगर इंफेक्शन हो गया, मैंने वर्ड बोला बेटा जी रिप्रोडक्टिव ट्रैक इंफेक्शन, एंड उस टाइम पे लोग अवेयर ही नहीं है अबाउट द एसटीडीज, कि ये फैलता कैसे है, क्या इसको हम कंट्रोल करने के मेथड, लोग उसके बारे में अवेयर नहीं है। तो मैं कहूंगा अनहाइजेनिक कंडीशंस थी, लोग अवेयर नहीं थे अबाउट हाइजेनिक कंडीशंस, उसकी वजह से ज्यादा संभावना होगी किसकी, यहाँ पे आरटीआई की। और अगर आरटीआई ज्यादा हो गया तो मैं कहूंगा अब सेक्सुअल मेथड के द्वारा उसका स्प्रेड होने का चांस भी कैसा होगा, ज्यादा होगा। तो मैंने कहा बेटा कि यहाँ पे सॉरी कि एसटीडीज का स्प्रेड भी कैसा हो रहा था, यहाँ पे ज्यादा होता है सोसाइटी, बिकॉज पीपल्स आर नॉट अवेयर अबाउट द एसटीडीज एंड द आरटीआई। ये होती कैसे है, कैसे हम इसे कंट्रोल करें, ये बातें लोगों के पास नहीं थी बेटा। पीपल्स आर नॉट अवेयर अबाउट दिस। मैंने आपको 6 चीजें समझाई, क्या क्या चीजें उनको जरा समझ के देखिएगा। मैंने आपको सबसे पहले कहा बेटा जी रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है उसका सिंपल सा मतलब था हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स विद द नॉर्मल फंक्शन, बट ये एक छोटा स्पेक्ट्रम है, जबकि रिप्रोडक्टिव हेल्थ एक बड़े स्पेक्ट्रम को कवर करता है। उसका मतलब था टोटल वेलबींग इन ऑल द एस्पेक्ट ऑफ द रिप्रोडक्शन, दैट इज फिजिकल, सोशल, इमोशनल एंड बिहेवियर। सब एस्पेक्ट में कैसा होना चाहिए, वेलबींग है, तो वो है यहाँ पे रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो आज की हमारी जो सोसाइटी है उसमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी नहीं है। उनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आई, मैंने उसकी बात की बेटा जी, ओवर पॉपुलेशन। मैंने वहां पे वर्ड डिफाइन किया बेटा जी, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। आपने कहा सर इसका मतलब था रैपिड इंक्रीज इन ए पॉपुलेशन साइज विद इन ए लिमिटेड टाइम पीरियड। तो आपने कहा सर ये क्यों हुआ, क्या कुछ डाटा, तो मैंने आपको डाटा दिया कि कैसे 100 साल में ट्रिपल हो गई हमारी पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन, कैसे इंडिया की
इंडिपेंडेंस के बाद से कैसे 350 से 1 बिलियन हो गई, हमने कहा ये एक्सप्लोजन था, ये बहुत ज्यादा पॉपुलेशन का। बट इसका रीजन क्या था? तो हम अगर उस टाइम की बात करते हैं, हम कहते हैं इंडिया में अगर हम बात करते हैं, हमारे यहाँ अर्ली मैरिज का कंसेप्ट था। इसकी वजह से साइज ऑफ पॉपुलेशन भी बढ़ सकता है, साथ में एमएमआर भी तो सोसाइटी में ज्यादा था। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मैंने वर्ड लिखा बेटा मोर्टेलिटी मतलब माताओं का मरने का दर, माताओं का मरने का दर। आपने कहा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, बच्चों का मरने का दर भी क्या था वहां पे, ज्यादा था। आपने कहा सर नहीं हुआ ऐसा, तो मैं कहूंगा वहां पे डिफॉर्मिटीज ज्यादा होंगी, मतलब डिफेक्टिव बच्चे पैदा होने की संभावना भी ज्यादा रहती है। साथ में बातें करते हो, पीपल्स आर नॉट अवेयर अबाउट द हाइजेनिक कंडीशन, सो द चांस ऑफ द आरटीआई मतलब रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन कैसा है, ज्यादा होने की संभावना। और अगर ये ज्यादा है तो मैं कहूंगा दे कैन आल्सो स्प्रेड थ्रू द एसटीडी, तो मैं कहूंगा वहां पे पीपल्स आर नॉट अवेयर अबाउट द एसटीडीज एंड आरटीआई, तो चांस ऑफ द स्प्रेड ऑफ दिस डिजीज इन द सोसाइटी इज आल्सो हाई। These are the some problems that our society face. अब सरकार ने, मैं कहूंगा गवर्नमेंट ने और नॉन गवर्नमेंट की एजेंसीज ने, गवर्नमेंट और एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज ने कुछ तरीके अपनाए जिससे हम इन प्रॉब्लम्स को प्रॉपर्ली क्या कर सके बेटा जी यहाँ पे डील कर सके। और वो क्या क्या उन्होंने स्ट्रेटजीज अपनाई, उसकी बातें शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखे बेटा प्रॉब्लम, यहाँ पे बातें करूंगा स्ट्रेटजीज के साथ में। चलिएगा बेटा क्या वो स्ट्रेटजीज है, देखिएगा। सबसे पहले मैं यहां पे हेडिंग डाला बेटा जी, क्या यूज की गई। सबसे पहले फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। आपको बता दो बेटा जी, इन 1951 इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री हु लॉन्च ए प्रोग्राम नोन एज फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। मतलब हम दो हमारे दो, उन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया, हम दो हमारे दो। उन्होंने लोगों को पॉजिटिव साइड ऑफ द स्मॉल फैमिली के बारे में लोगों को अवेयर किया कि व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ द स्मॉल फैमिली, छोटे परिवार की क्या क्या अच्छी बातें होंगी, उनके बारे में लोगों को अवेयर किया। इवन लोगों को इंसेंटिव वगैरह दिया, लोगों को लालच दिया, तो लोगों को अवेयर किया अबाउट द बर्थ कंट्रोल मेथड। और लोगों को उन्होंने स्मॉल फैमिली के बारे में क्या क्या यहाँ पे अवेयर किया था। हम यहाँ पे पहली बात करते हैं यहाँ पे कि इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री हु इनिशिएटेड प्रोग्राम नोन एज फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। कब किया बेटा जी आपने यहाँ पे 1953 में। और यहाँ पे कंसेप्ट आ गया बेटा जी हम दो हमारे दो का, पब्लिक को यहाँ पे इसके बारे में अवेयर किया गया। पहला पॉइंट आ गया यहाँ पे कि इन प्रॉब्लम्स का जो ये प्रॉब्लम थी हमारे, जो बहुत ज्यादा साइज बढ़ रहा था, उसको कंट्रोल करने के लिए इंडिया की गवर्नमेंट ने पहला प्रोग्राम लॉन्च कर दिया। नाम क्या उसके, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, मतलब हम दो हमारे दो। इसके थ्रू क्या हो रहा था, कुछ हद तक पॉपुलेशन को हमने कंट्रोल करने का यहाँ पे काम किया। पहला पॉइंट। चलिए दूसरा प्रोग्राम क्या आता है बेटा जी यहाँ पे आपका RCH। इसकी फुल फॉर्म क्या है बेटा जी यहाँ पे, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। इसको जरा डिटेल में सुनना, बड़ा जबरदस्त है, इस पे बहुत बड़ा टॉपिक पे आपके क्वेश्चन बनेंगे, जरा समझना। हमारी गवर्नमेंट ने और मैं कहूंगा नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज ने एक इंप्रूव्ड प्रोग्राम स्टार्ट किया। मैंने कहा एक इंप्रूव्ड प्रोग्राम्स, नॉट एक प्रोग्राम स्टार्ट किए जिनका काम था सोसाइटी को अवेयर करना अबाउट द रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एस्पेक्ट के बारे में एंड फैसिलिटीज को प्रोवाइड करना एंड सपोर्ट करना टू बिल्ड अप ए हेल्दी सोसाइटी। दोबारा वर्ड को सुनना, ये RCH एक्चुअली इट इज ए ग्रुप ऑफ डिफरेंट प्रोग्राम्स। RCH क्या है बेटा जी यहाँ पे, डिफरेंट प्रोग्राम्स का एक ग्रुप है। तो मैंने कहा RCH क्या है बेटा जी, इंप्रूव्ड प्रोग्राम्स है। RCH क्या है, तो हमने ऐसे सर समझ के देखते हैं। हमारे इंडिया की गवर्नमेंट ने और जो नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज, उन्होंने कुछ ऐसे प्रोग्राम बनाए जो सब प्रोग्राम को हमने कलेक्टिवली एक नाम दे दिया। क्या बेटा जी यहाँ पे RCH। इन प्रोग्राम्स के थ्रू हम क्या करते हैं बेटा जी यहाँ पे,
हम सोसाइटी को अवेयर करते हैं अबाउट द रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट के बारे में। हम उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं और सपोर्ट करते हैं ताकि हम एक हेल्दी सोसाइटी बना सके। वो क्या क्या प्रोग्राम्स को हम सब पढ़ेंगे यहाँ पे, बट उन सब प्रोग्राम्स को बेटा जी एक ही ग्रुप में रखा गया। उस ग्रुप का नाम क्या है? आरसीएस। इस आरसीएस प्रोग्राम के थ्रू डिफरेंट टाइप के बेटा जी यहाँ पे प्रोग्राम्स है जो कि आज हमारे सोसाइटी में चलने लगे। क्या क्या है आपको बताऊंगा अभी क्या क्या है, बट आरसीएस वर्ड को समझो पहले। यहाँ आरसीएस क्या है? रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, या मैं कहूंगा प्रोग्राम्स, एस और लगा दो, प्रोग्राम्स। आपको कैसे क्या है? मैं कहूंगा आरसीएस इज ए improved programs, या मैं कहूंगा RCS have the improved programs that are awareing the society about the reproductive related aspect and providing the facilities and support to build up a healthy society। अब क्या क्या है जरा समझ के देखिएगा, बड़ा जबरदस्त टॉपिक है, समझ के देखो बात। हमने यहां पे दो बातें करते हैं बेटा जी, हम इस प्रोग्राम में दो बातें करते हैं, दो अलग अलग ग्रुप की बातें करते हैं। आरसीएस प्रोग्राम के थ्रू हमने क्या किया बेटा जी? यहां पे ऑडियो विजुअल और प्रिंटिंग मीडिया के थ्रू लोगों का अवेयर किया। किन लोगों का अवेयर किया? तो हमने कहा हमने इन मेथड से अवेयर किया किनको बेटा जी? फर्टाइल कपल को एंड मैरिजेबल एज ग्रुप को। समझिएगा पहले, बड़ा जबरदस्त टॉपिक, आसान सा टॉपिक है, समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। आरसीएस में बेटा जी एक प्रोग्राम नहीं, बहुत सारे प्रोग्राम, जिन प्रोग्राम के थ्रू हम लोगों का अवेयर करते हैं। क्या अवेयर कर रहे हैं अभी समझ में आ जाएगा। मैंने कहा सबसे पहला इसी प्रोग्राम में एक प्रोग्राम है, इसी आरसीएस प्रोग्राम्स के थ्रू हम क्या करते हैं बेटा जी? यहाँ पे हमने एक सिस्टम चालू किया। कौन सा बेटा जी? यहाँ पे ऑडियो के थ्रू, विजुअल के थ्रू या प्रिंटिंग मीडिया। इस वर्ड का क्या मतलब है? टीवी के ऊपर एड आता है वो है विजुअल, रेडियो के ऊपर एड आता है वो है बेटा जी ऑडियो, और अखबारों के अंदर ऐड आता है वो है बेटा जी प्रिंटिंग मीडिया, मैगजीन्स में ऐड आता है वो है प्रिंटिंग मीडिया। समझ में आ गई बात? हमने क्या किया? इन्हीं प्रोग्राम में हमने एक प्रोग्राम की बात करी कि हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं किसके थ्रू? ऑडियो के थ्रू, विजुअल के थ्रू और प्रिंटिंग मीडिया के थ्रू हम अवेयर कर रहे हैं। अब मैंने एक स्पेसिफिक ग्रुप की बातें की, हम किसको अवेयर कर रहे हैं? तो हम अवेयर कर रहे हैं फर्टाइल कपल्स को, या हम उन लोगों को जो शादी के लायक हैं, हम उन लोगों का अवेयर कर रहे हैं। अब आप कहोगे सर उन लोगों को हम किसके बारे में अवेयर कर रहे हैं? तो मैं कहूंगा हम उन लोगों का अवेयर करते हैं अबाउट बर्थ कंट्रोल मेथड, और हम क्या अवेयर करते हैं बेटा जी? यहां पे प्रेगनेंसी केयर, फिर हम क्या करते हैं बेटा जी? यहां पे पोस्ट नेटल केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड। चौथा हम अवेयर करते हैं बेटा जी यहां पे अबाउट द ब्रेस्ट फीडिंग, हम अवेयर करते हैं अबाउट द इक्वलिटी ऑफ मेल एंड फीमेल। देखो जरा सारा कहानी समझ में आ जाएगी आपको, आप अगर इन बातों को समझते देखो। हमने यहां क्या चालू करते हैं बेटा जी? फैमिली प्लानिंग चालू कर दिया बेटा इस प्रोग्राम में 1951 में, जहां हमने लोगों को अवेयर किया अबाउट द इंपोर्टेंस ऑफ द स्मॉल फैमिली और अबाउट द व्हाट इज द पॉजिटिव साइड ऑफ द स्मॉल फैमिली। हमने लोगों को अवेयर किया ताकि हम इस चीज पे कंट्रोल कर सकें। बट खाली इस प्रोग्राम को चालू करना इज नॉट इनफ, ये इनफ नहीं था। तो हमने फिर चालू किया आरसीएस, मतलब इनके थ्रू हम बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स लेके आते हैं जो सोसाइटी का अवेयर करते हैं। कैसे कैसे अवेयर करते हैं? सबसे पहला प्रोग्राम की बात करते हैं, हमने ऑडियो विजुअल प्रिंटिंग मीडिया के थ्रू हमने अवेयर किया फर्टाइल कपल या मैरिजेबल एज ग्रुप, या तो जिनकी शादी होने वाली उम्र हो गई उनको, या फिर हमने बात की यहाँ पे फर्टाइल कपल्स को, जो बच्चे अभी शादी हो चुके हैं, जो बच्चे पैदा करने की एज ग्रुप में है, हमने उनको बेटा यहाँ पे अवेयर किया। किसके बारे में? अबाउट द बर्थ कंट्रोल मेथड।
हमने अभी कहा था ना कि यहां लोग अवेयर नहीं थे, अब लोगों को हमने अवेयर कर दिया। अगला हमने किया प्रेगनेंसी में एक फीमेल की क्या क्या केयर करनी चाहिए, तो हम कहेंगे यहाँ पे प्रेग्नेंट वुमेन की केयर के बारे में हमने लोगों को अवेयर किया कि यस उनको मेडिकली उनको चेकअप करवाना चाहिए, उनको हॉस्पिटल में लेके जाना चाहिए, हमने उसके बारे में बातें की। हमने बातें की बेटा जी यहाँ पे पोस्ट नेटल केयर ऑफ द मदर एंड चाइल्ड, कि बच्चा होने के बाद भी फीमेल की बॉडी वीक है तो उसको एक एक्स्ट्रा केयर की जरूरत है, उसको एक प्रॉपर न्यूट्रिशन की जरूरत है, और जो बच्चा पैदा हुआ है उसको भी एक केयर की जरूरत है। हमने उसके बारे में बताया। हमने फीमेल्स को यह बताया कि ब्रेस्ट फीडिंग की इंपॉर्टेंस क्या है एक न्यूली बोर्न बेबी के लिए, हमने इसके बारे में लोगों को अवेयर किया। हमारी सोसाइटी में लड़कियों को होते ही मार दिया जाता है, वो एक प्रॉब्लम है कि हम मेल को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे, फीमेल को हम कम इंपॉर्टेंस दे रहे। तो हमने यहां लोगों को अवेयर किया अबाउट द मेल एंड फीमेल इक्वालिटी। हमने लोगों को बेटा अवेयर किया अबाउट द मेल एंड फीमेल इक्वालिटी। ये हमने सब चीजें, यानी 5 जो चीजें हैं, ये जो 5 इश्यूज हैं, इनके बारे में मैंने अवेयर किया। किनको बेटा जी यहाँ पे फर्टाइल कपल को या मैरिजेबल एज ग्रुप। अब सोचो अगर ये अवेयरनेस मैंने इन 3 तरीके से फैलाई, रेडियो के थ्रू फैलाई, मैंने टीवी में एड के थ्रू फैलाई, और मैंने प्रिंटिंग मीडिया के थ्रू फैलाई, तो क्या होगा, ये मेरी जो प्रॉब्लम है एमएमआर की, मेरी प्रॉब्लम है बेटा जी आईएमआर की, मेरी प्रॉब्लम है बेटा जी यहाँ पे डिफॉर्मिटीज की, तीनों सॉल्व हो जाएंगी। एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम बेटा जी मेरे यहाँ पे ओवर पॉपुलेशन की प्रॉब्लम पे मेरा क्या हो जाएगा, कंट्रोल आएगा। मेरी सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स थी मुझे उनका क्या मिल गया बेटा जी यहाँ पे, सॉल्यूशन मिल गया। ये स्ट्रेटजीज है जो हमने अपनाई। ये आरसीएस ने एक प्रोग्राम चलाया ऑडियो विजुअल प्रिंटिंग मीडिया के थ्रू, वो अवेयर कर रहा है फर्टाइल कपल्स के मैरिजेबल एज ग्रुप को इन चीजों के बारे में। गेटिंग माय पॉइंट? ओके, हमने क्या किया, इसी प्रोग्राम में और बातें करते हैं बेटा जी। हमने यहां पे स्कूल्स के अंदर सेक्स एजुकेशन को स्टार्ट किया। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा चैप्टर में बेटा जी बातें, अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। मतलब हम एजुकेशन के थ्रू हम जो एक यंग ग्रुप है, या मैं कहूंगा हमारे जो अडोलसेंस वाला ग्रुप है, मेरे वर्ड को समझना जरा यहां पे, या मैं कह रहा हूं बेटा जी यहां पे अडोलसेंस, इस वर्ड को जरा समझना। अडोलसेंस ये एक एज ग्रुप है। कौन सा एज ग्रुप बेटा जी यहां पे 12 से 18 वाला। बेटा 12 से 18 वाले जो एज ग्रुप है जिसमें आप सब लोग आते हो, वो एज ग्रुप कौन सा है बेटा जी, एडोलसेंस का। या मैं कहूंगी ये वो प्रोसेस का नाम है जिसके थ्रू एक इमेच्योर इंडिविजुअल मैच्योर में कन्वर्ट होता है। हम ये कहते हैं ना 18 साल का हो गया तो समझदार हो गया, कहते हैं ना हमारी सोसाइटी में ऐसे वर्ड। हम ये कहते हैं अब एक नासमझ जो बच्चा था जिसमें अभी तक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, उसको बैकग्राउंड का इमेच्योर से मैच्योरिटी वाला जो फेज है उसको हम क्या बोलते हैं, एडोलसेंस में। इस एज में हम जो बच्चे हैं उनको हम यहां पे सेक्स एजुकेशन के थ्रू अवेयर कर रहे हैं। हम डिस्करेज कर रहे हैं अबाउट द मिथ्स, जो कुछ सोसाइटी में हमारे कुछ मिथ हैं, कुछ मिसकंसेप्शन जो चलने लग रहे हैं, हम उनके बारे में डिस्करेज करते हैं। भाई ये सब चीजों को फॉलो मत करो, ये जो बातें सुनाई जाती है सोसाइटी में सब झूठ है यहाँ पे, और उन्हें प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। किसके बारे में? सबसे पहले अबाउट दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। याद करो आपको 10वीं क्लास में मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कैसा होता है, कैसे काम करता है, क्या क्या चीजें होती है समझाई हमने। फीमेल के अंदर कैसे पूरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स होते हैं, कैसे कैसे सिस्टम चलता है, वो सब बातें हमने आपको समझाया। मतलब हमने एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन दी यंग्स को या एडोलसेंस वाले एज ग्रुप लोगों को अबाउट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में। हमने उनको अवेयर किया अबाउट द एडोलसेंस एज रिलेटेड चेंजेस। इस उम्र में 12 से 18 साल की उम्र में लड़के लड़की में क्या क्या चेंजेस आते हैं उनकी बॉडी में, किस तरह उनकी बॉडी ग्रेजुअली अपने आप को चेंज करती है, उन चेंजेस के बारे में हम उनको अवेयर किया। उस टाइम पे उन्हें कैसे कैसे अपने आप को हाइजीनिक कंडीशंस को मेंटेन करना चाहिए, हमने लोगों को उसके बारे में क्या यहाँ पे अवेयर किया थ्रू द सेक्स एजुकेशन। हमने क्या किया बेटा जी यहाँ पे उन्हें अवेयर किया अबाउट द सेफ एंड हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस के बारे में। हमने उनको अवेयर किया अबाउट द एसटीडीज के बारे में।
सामने है, क्लियर है सारी कहानी बेटा? ये सब बातें ठीक हो जाएंगी अगर आप इन दो बातों को अच्छे समझ लो। क्या दो बातों को? हमने आरसीएस प्रोग्राम के थ्रू दो बातें की बेटा जी। हमने दो अलग अलग ग्रुप पकड़ लिए। हमने सबसे पहले ग्रुप पकड़ लिया बेटा जी एडोलसेंस। एक 12 से 18 साल का जो बच्चा है, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है, वो स्कूल में पढ़ रहा है, तो हमने क्या किया, उनको सेक्स एजुकेशन के थ्रू अवेयर किया। किसके बारे में अवेयर किया? कि कुछ ऐसे मिसकंसेप्शन है, कुछ ऐसे मिथ्स है हमारी सोसाइटी में जो लोग फॉलो करते हैं। तो हमने उनको बताया कि ये सब बकवास है और आपको हमने प्रॉपर इंफॉर्मेशन दी। किसके बारे में? वी प्रोवाइड द प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में। मेल का ऑर्गन क्या क्या होते हैं, फीमेल के क्या होते हैं, पूरा उनको पढ़ाया, उनको समझाया, उसके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन दी। उनके एडोलसेंस की एज में यानी कि प्यूबर्टी के अंदर उनकी बॉडी में कैसे कैसे चेंजेस आते हैं, हमने उनके बारे में उनका अवेयर किया। About the safe and hygienic sexual practice, even how a female or male can maintain the hygienic conditions, ताकि वहां पे आरटीआई जैसी प्रॉब्लम ना हो, हमने उनके बारे में उनको प्रॉपर्ली समझाया भी है। अगला वर्ड आता है एसटीडीज, कि एसटीडीज कैसे फैलती है, एड्स कैसे फैलती है, तो वो कैसे सेफ एंड हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस के बारे में कि भाई इनके लिए हमें क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, उन सब के बारे में हमने इस एज ग्रुप के बच्चों को अवेयर कर दिया। हमने पहला काम यहाँ किया। अब अगर कोई यहाँ पे अवेयर नहीं हो पाया तो हमने यहां भी काम किया कि फर्टाइल ग्रुप को, हमने मैरिजेबल एज ग्रुप को भी अवेयर किया इन एस्पेक्ट के बारे में। अब अगर ये सब काम हमने कर दिया तो हमारी ये जो प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे वो सब के सब क्या हो जाएंगे बेटा, सोल्व हो जाएंगी। तो मैंने आपको दो बातें समझाई। पहली बात बेटा जी यहाँ पे हमने अर्ली फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम शुरू किया जिससे हमने इसको कंट्रोल करने की कोशिश की, और हमने चालू किया बेटा जी आरसीएस प्रोग्राम। आरसीएस क्या है? आरसीएस हैव द इंप्रूव्ड प्रोग्राम। आरसीएच हैव, यहां डेफिनेशन में एस आ रहा है बेटा फुल फॉर्म में, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स इंक्लूड improved program that aware the society about the sex related या मैं कहूंगा reproductive related aspect, about the reproductive related aspect and provide facilities and support to build up a healthy society। वो सब प्रोग्राम्स इसी के अंदर आते हैं। मैंने आपको दो प्रोग्राम समझाए हैं। पहला पॉइंट सही है, अगले पॉइंट पे आते हैं। ये दो बातें हमने कर ली। थर्ड बात हमने क्या की बेटा जी, इंक्रीज इन मेडिकल फैसिलिटीज। इवन हमने लोगों को अवेयर किया अबाउट द मेडिकल फैसिलिटीज। आपने सुना होगा पहले दाई होती है गांव में, तो गांव में ही बच्चे को, मतलब कोई फीमेल प्रेग्नेंट है तो उसके बच्चा गांव में ही हो जाता था। अब गांव में एक अनपढ़ औरतें हैं या मतलब जो भी कुछ है यहाँ पे, उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं है उसके बारे में, तो ड्यूरिंग द डिलीवरी भी देयर इज अ चांस ऑफ द डेथ, कि बच्चा होते ही मर जाए या फिर फीमेल की डेथ हो जाए। इवन उनके दौरान वहां पे प्रॉपर हाइजीनिक कंडीशंस मेंटेन नहीं की जाती तो चांस ऑफ द इन्फेक्शन वहां पे ज्यादा था, और बहुत से केसेस में वहां पे डेथ होने की संभावना ज्यादा थी। ब्लड के एक्सेस में लॉस हो गया, डेथ हो गई, ये सब बातें हो जाती थी। तो हमने लोगों को अवेयर किया अबाउट द मेडिकल फैसिलिटीज को हमने इंक्रीज कर दी। मतलब आज के टाइम पर अगर हम बातें करें, कोई भी अगर फीमेल प्रेग्नेंट है तो आपने सुना होगा गांव में रूरल डेवलपमेंट भी हो गया बहुत ज्यादा। गांव में आंगनबाड़ी होती है, सुना होगा आप लोगों ने, गांव में आंगनबाड़ी होती है। उसके थ्रू पूरा जो प्रेग्नेंट फीमेल्स होती है उनको वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन दी जाती है। इवन उनका चेकअप किया जाता है और उन्हें एडवाइस किया जाता है कि जब भी बच्चा हो तो हॉस्टल में जाके आप डिलीवरी करवाइएगा, आप घर पे डिलीवरी नहीं होगी यहाँ पे। इवन बच्चा जब पैदा होता है तो उसको कौन कौन सी दवाइयां पिलानी होती हैं, कौन कौन से उनको इंजेक्शन लगते हैं, सब चीजों का ध्यान रखा जाता है। हमारे क्या कर दिया, हम लोगों ने इंक्रीज कर दी मेडिकल फैसिलिटीज को। हमने पीपल्स को अवेयर किया अबाउट द मेडिकल असिस्टेड डिलीवरीज के बारे में, अबाउट द मेडिकल असिस्टेड डिलीवरीज के बारे में। डिलीवरीज आप अपने घर पे ना करके प्रॉपरली मेडिकल केयर के अंदर आप कहीं हॉस्पिटल में जाके करवाइएगा। हमने लोगों का वेट किया। इवन आपको बता दें, अब आज के टाइम पे ऐसी फैसिलिटीज भी हमने दे रखी है कि अगर कोई गांव में फीमेल प्रेग्नेंट है और या गांव या शहर कहीं भी हो, वो अगर 108 नंबर पे, ये हमारा एम्बुलेंस का नंबर होता है, उस पर कॉल करके इन्फॉर्म करेगी कि भाई फिलहाल उसका टाइम आ गया पास्चराइजेशन का, बच्चा पैदा होने वाला, तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एम्बुलेंस दिया जाता है। उनको पूरी मेडिकल फैसिलिटीज बहुत ही इजीली अवेलेबल करवाई जाती है। ये सब फैसिलिटीज हमने क्या कर दी बेटा जी, इंक्रीज कर दी।
हमने इंप्रूव कर दिया अपनी मेडिकल फैसिलिटीज को, हमने लोगों को अवेयर किया अबाउट द मेडिकल असिस्टेड डिलीवरीज के बारे में, ताकि हम इस एमएमआर और आईएमआर को कंट्रोल कर सके अच्छे से। यहाँ पे चलिए और बातें करते हैं। हमारी नई नई रिसर्च हो गई, रिसर्च इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर। जैसे कि अपने लखनऊ के अंदर एक रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसका नाम है बेटा जी आपका यहाँ पे CDRI, फुल फॉर्म बेटा जी यहाँ पे सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहा है बेटा ये आपका लखनऊ में है ना बेटा जी यहाँ पे CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसने बेटा जी एक दवाई बनाई, जिस दवाई का नाम था बेटा जी सहेली। ये सहेली क्या है बेटा, जिसको आप आगे जाके पढ़ोगे, इट इज ए ओरल पिल, जो यूज होती है कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस के तौर पे। मतलब बच्चों में रोकथाम रखने के लिए हमने एक दवाई बनाई, उस दवाई का नाम क्या रखा हम लोगों ने, सहेली। बड़ी सेफ है, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है और बहुत इजी है लेने के लिए बेटा जी। यहाँ पे हमने इस दवाई को बनाया, कहां बनाया बेटा जी, यहाँ पे CDRI लखनऊ। यानी कि मैं बात क्या समझा रहा हूं यहाँ पे कि हमारे यहाँ पे नई रिसर्च हो गई बेटा जी इन द फील्ड ऑफ द रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर में। हमने नई नई रिसर्च की, हमने नई नई दवाइयां बनाई हमने यहाँ पे, ताकि हम प्रॉपरली बच्चों के और प्रेग्नेंट फीमेल की केयर कर सके और हमारी सोसाइटी में जो कुछ प्रॉब्लम्स है हम उनके बारे में क्या पा सके बेटा जी, यहाँ पे आपका फ्री कर सके इंडिया को यहाँ पे। ठीक है, एक और भी प्रोग्राम है जिसका एक और भी फैसिलिटी है, उसका नाम बेटा जी एमिनोसिंथेसिस। बट उसकी बात मैं अभी नहीं करूंगा, मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसकी बात करूंगा, क्योंकि अगर उसकी बात मैं शुरू कर दी वीडियो क्वाइट बड़ा हो जाएगा, तब उसकी बात नहीं करते बेटा जी। यहाँ पे हमने बात की कि यहाँ पे एक टॉपिक को हम अलग से पढ़ेंगे, तो वो भी हमारे यहाँ पे इसी में है। तो जरा एक बार रिकॉल कर लेते हैं बातों को। हमने इस वर्ड की डेफिनेशन जानी और हमने जाना क्या क्या प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी के अंदर, उनको ठीक करने के लिए हमने बातें कि हमने फैमिली प्लानिंग को शुरू किया, हमने आरसीएस प्रोग्राम शुरू किया, उसमें क्या क्या बातें की हमने वो कर ली। हमने यहाँ पे इंक्रीज करनी मेडिकल की फैसिलिटीज, और हमने लोगों को अवेयर किया अबाउट द मेडिकल असिस्टेड डिलीवरीज के बारे में। हमने यहाँ पे नई नई रिसर्च कर दी इन द रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर के अंदर। जैसे मैंने नाम बोला, सहेली इज न्यू मेडिसिन that is created within a CDRI Lucknow and it is very safe and have the least side effect। और बहुत ही अच्छी दवाई बनाई थी। यहाँ पे इसके इफेक्ट क्या है ये हम आगे वाले टॉपिक्स में पढ़ेंगे, अभी आएंगे अपने अगले टॉपिक्स, उनमें हम इनकी बातें करेंगे, ये सब बनेंगे। ऐसी टेक्निक और थी बेटा जी एमिनोसिंथेसिस की, जो हमारी डिफॉर्मिटीज को दूर करने में हेल्प करेगी हमारे यहाँ पे। बट ये बातें हम अगले वीडियो में करेंगे, फिलहाल हम कुछ और बातें करते हैं। ये हमने दो टॉपिक खत्म कर दिए, स्ट्रेटजीज बेटा जी, और हमने खत्म कर दिया बेटा जी यहाँ पे प्रॉब्लम। अब पॉइंट आता है, सर हमने प्रॉब्लम को जान लिया, हमने जान लिया बेटा जी यहां पे आपका प्रॉब्लम को जान लिया, हमने स्ट्रेटजीज भी अपना ली, बट क्या हमारी सोसाइटी में इसका कोई प्रभाव आया, क्या इसका कोई इफेक्ट आया? तो मैं कहूंगा यस, इसका इफेक्ट आया। तो अब आप लिखिएगा रिजल्ट ऑफ द अवेयरनेस। आपने प्रॉब्लम को जाना, आपने वहां पे स्ट्रेटजीज को भी अपना लिया, बट उसका रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट क्या निकला? ड्यू टू द बेटर अवेयरनेस, ड्यू टू द बेटर अवेयरनेस देयर इज इंक्रीज इन मेडिकल असिस्टेड डिलीवरीज। ये मैंने अपने मन से बनाई, हाफ फॉर्म ऐसे लिख मत लेना, फुल फॉर्म लिखना बेटा जी, मेडिकल असिस्टेड डिलीवरीज। इनका अब इंक्रीज हो गया, आपको दिखाई देता होगा, चाहे गांव हो चाहे शहर हो, अब घरों में बच्चा पैदा कोई नहीं करवाता, सब जैसे फीमेल को डिलीवरी होनी होती है वो उसे लेके हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। ये एक अवेयरनेस का ही तो प्रभाव है, ड्यू टू द बेटर अवेयरनेस। आप लिखना यहां पे ड्यू टू द बेटर अवेयरनेस। पहला पॉइंट, देयर इज इंक्रीज इन द मेडिकल असिस्टेड डिलीवरीज में बहुत ही रैपिड इंक्रीज हुआ। सेकेंड बेटा, there is decrease in MMR and IMR। इनमें क्या है बेटा जी, यहां पे आपका डिक्रीज होना शुरू हो गया। थर्ड मेरे भाई यहां पे इक्वालिटी ऑफ सेक्स
कंप्लीटली नहीं, बट आपको परफेक्ट दिखाई दे रहा होगा कि यस, अब हमारी सोसाइटी में गर्ल्स की और बॉयज की इक्वलिटी होने की बातें होती है। अब हम उन दोनों सेक्स को बराबर की इंपॉर्टेंस देते हैं। अगर हम पीछे वाले युग में झांक के देखें तो पहले तो बहुत बुरे हालात थे, बट अब काफी कंडीशन हमारी इस अवेयरनेस की वजह से काफी इंप्रूव हो चुका है। यहाँ पे इक्वलिटी के बारे में लड़का लड़के सबको पढ़ने का प्रॉपर मौका मिलता है, इवन हर जगह पे उनको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी दी जाती है। अब इक्वलिटी कहीं ना कहीं सेक्स को मिलने लगी है बेटा जी यहाँ पे, ठीक है। इवन आपको दिखाई देता होगा कपल्स विद द स्मॉल फैमिली, आपको ऐसे परिवार दिखते होंगे जो बहुत ही छोटे छोटे हैं, मतलब माँ बाप हैं, एक या दो बच्चे हैं, बस छोटी छोटी फैमिली है। आपको ऐसे परिवार दिखना शुरू हो गए, लोग उसके प्रति अवेयर होना शुरू हो गए। आपको दिखाई देता होगा यहाँ पे देयर इज ए डिक्रीज इन एसटीडीज। आज के टाइम पे आपने रेवाड़ी शहर में देखो कितने जगह गायनेकोलॉजिस्ट है, और वहां पे फीमेल को अगर हल्की सी प्रॉब्लम होती तो वो अवेयर है चीजों के बारे में, वो डॉक्टर के जाके हेल्प लेते। तो मतलब कहीं ना कहीं हम यहाँ पे बेटा जी डिक्रीज होते हैं। एसटीडीज के बारे में कहूंगा डिक्रीज हो रहा है बेटा जी यहाँ पे आपका आरटीआई के बारे में, जस्ट ड्यू टू द प्रॉपर अवेयरनेस के बारे में। आज हमारी सोसाइटी हेल्दी होने लगी है, हमारे यहाँ पे इंक्रीज हो गई है एमएडी। इसके इंक्रीज होने से मतलब मेडिकल असिस्टेंट ये होने की वजह से क्या हो गया बेटा जी यहाँ पे डिक्रीज हो गया एमएमआर में और आईएमआर में, यानी कि वो जो प्रॉब्लम थी खत्म हो गई। इवन बेटा जब आपको दिखाई देता है यहाँ पे इक्वालिटी ऑफ द सेक्स भी, यानी कि सेक्स अब्यूज वगैरह हमने खत्म कर दिया। फीमेल फोर्टिसाइड पे हमने काफी हद तक कंट्रोल किया यहाँ पे, और हमने बेटा जी ये किया। आपने क्या यहाँ पे स्मॉल फैमिली का हमें ऐसे फैमिली दिख रही है जो बहुत ही छोटी है, मतलब लोग अवेयर हो गए अबाउट द बर्थ कंट्रोल के मेथड्स के बारे में। हमें यहाँ पे डिक्रीज दिखाई दे रहा है एसटीडी में बेटा जी आरटी, मतलब लोग अब इनके बारे में अवेयर हो गए, इनके प्रॉपरली यानी कि सेफ चीजों के बारे में जानने लग गए, यहाँ पे हाइजेनिक कंडीशंस के बारे में वो जानने लग गए बेटा जी यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, आपने जब लिखा था स्टडीज तो स्पीक और लेते ना बेटा जी यहाँ पे कि हमने मैरिजेबल एज को इंक्रीज कर दिया, हमने स्ट्रिक्ट रूल बनाए। जो आपने यहाँ लिखा बेटा स्टडीज है उसमें एक पॉइंट और लिखना आप लोग कि हमने बाय मेकिंग द स्ट्रिक्ट रूल वी इंक्रीज द मैरिजेबल एज। आज अगर आप बातें करते हो तो बाल विवाह बंद हो गया सोसाइटी में, हमने रूल बना दिया और एज को फिक्स कर दिया कि लड़की मिनिमम 18 साल की और लड़का मिनिमम 21 साल का होगा तभी वो शादी के लायक है। हमने मैरिजेबल एज को बेटा जी इंक्रीज कर दिया, हमने यानी कि अर्ली मैरिज के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट रूल बना के हमने उस चीज को भी ठीक कर दिया। तो स्टैटिस्टिक्स में एक और पॉइंट लिख लेना, वी इंक्रीज द मैरिजेबल एज एंड मेक स्ट्रिक्ट रूल अगेंस्ट द अर्ली मैरिज। तो ये हमारा उसकी रिजल्ट्स जो सोसाइटी में हमें दिखाई देते हैं। तो आज के टॉपिक में छोटा सा है, लेंथ मेरी थोड़ी बड़ी हो जाती है वीडियो की, बट मैं पढ़ाता बहुत कम ही हूं। मैंने आज के टॉपिक में सिर्फ क्या पढ़ाया बेटा जी आप लोगों के यहाँ पे, व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉब्लम्स एंड व्हाट आर द डिफरेंट स्ट्रेटजीज यूज्ड टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, एंड उन स्ट्रेटजीज को यूज करने के बाद क्या रिजल्ट निकला, मैंने उस रिजल्ट्स के बारे में आपको बता दिया यहाँ पे। इसके साथ ही आज का लेक्चर मैं समाप्त करता हूं, इसे आप देखते रहिएगा। नोट्स आप लोग पहले ही बना चुके हो, कुछ भी पॉइंट ऐसा लगता है कि आपको ऐड करना चाहिए तो ऐड कर लेना, वरना आपने जो नोट्स बनाए दे आर गुड। आप आलम सर की वीडियो भी देखते रहिएगा और मेरा एज ए रिवीजन के तौर पर यूज करते रहिएगा। अपना ध्यान रखो और पढ़ते रहो, टेस्ट की तैयारी करो जबरदस्त तरीके से। चलिएगा, ऑल द बेस्ट।